क्लास 10th के विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपके क्लास 10th के विज्ञान का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। शुरू किए हम लोग फिजिक्स से और फिजिक्स अब खत्म होने जा रहा है। आज जो आपका लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधार पे हम लोग लेकर, मतलब प्रीवियस ईयर में जिस तरह पूछा है और जिस तरह पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड एग्जाम में, उस पर आधारित। तो जैसे एग्जाम में आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, इस तरह हम लोग प्रश्न की चर्चा करें। तो आज फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप लोग का डिमांड आएगा कि केमिस्ट्री या आपका बायो, तो वो हम लोग खत्म करेंगे। मतलब पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितना भी चैप्टर है उसे जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले चैप्टर वाइज देख लेते हैं, फिर मॉडल पेपर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऊर्जा के स्रोत से कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, कोई भी पीछे का क्लासेस छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, या जब ये वीडियो क्लास खत्म होता है तो स्क्रीन पे भी लिंक आता है, तो वहां पे भी क्लिक करके पीछे का कोई भी क्लासेस छूटा होगा तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे करा, ऑब्जेक्टिव है तो सीधे प्रश्न उत्तर पर फोकस रहना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसके निर्माण का विरोध करना था। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहा था, तो बांध बना के जो उसके पानी को डाइवर्ट किया जा रहा था, तो वही बांध का विरोध करना, डैम का विरोध करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे दूसरा नंबर प्रश्न, यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा चीज है, मैं इसको इधर कर लूं। चलिए अब ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। ठीक है, इसमें से किससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं सर? तो यूरेनियम से। किससे कर सकते हैं? यूरेनियम से। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यूरेनियम से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम का जो नाभिक है उस पर बमबारी करते हैं हाइड्रोजन वगैरह से, तो नाभिकीय ऊर्जा काफी मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जो वैश्विक उष्मीकरण, हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3। ये रटते चलिएगा, सारा प्रश्न जो है ना आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, और जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि यहाँ पे सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, तो सौर कुकर के लिए आप जानते हैं, तो हम लोग लाइट चैप्टर में भी पढ़े थे, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है और इसमें तो ज्यादातर चीजें फैक्ट्स है, तो आपको याद रखना चाहिए, मतलब याद करने वाला प्रश्न है। चलिए, कह रहा है आपसे कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल आप जानते हैं सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करेगा? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 5 का। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न ये रहा, कह रहा पवनों का देश। ठीक है, यहां पे देखिएगा कि पवनों का जो देश है, छठा नंबर प्रश्न, किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा है। कंट्री ऑफ विंड्स, पवन का देश किसे कहते हैं सर? तो ये कहते हैं डेनमार्क को। किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं कंट्री ऑफ विंड्स। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर, कह रहा है कि पवन विद्युत जनित में पवन की न्यूनतम चाल कम से कम कितना होना चाहिए। मतलब जो आपका जो मतलब कि पवन से, मतलब हवा से जो विद्युत जनित हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसमें हवा का जो चाल है कितना होना चाहिए था कि वो जो बड़ा बड़ा मशीन लगा तो उसमें टरबाइन का काम, जो घुमाने का उसका पंखा, तो कितना पे घूमेगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होना चाहिए सर? 15 किलोमीटर प्रति, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कम के स्पीड पे पवन बह रहा है, हवा बह रहा है, तो उससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा बायो मतलब मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो ध्यान से देखिए, लकड़ी भी आपका जैव मात्रा का है। मतलब जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत क्या होता है कि जो पहले कभी ना कभी जो चीजें जीवित था,
पहले जीवित था, वो जैव मात्रा मतलब ऊर्जा स्रोत है। अब वो चीजें मृत हो गया, जैसे लकड़ी, वो भी जैव मात्रा का है आपका, मतलब बायोमास का स्रोत, बायोमास एनर्जी का स्रोत है। गोबर गैस भी है, मतलब जो सिंपल भाषा में कहा है तो जीव से प्राप्त हो। कोयला भी है, कोयला भी आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन है, कई वर्षों पेड़ पौधा वगैरह दबा रहता है तो बनता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है, नहीं है सर। प्रश्न में पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अरे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन है, तो आपका कोयला भी है, अभी पिछले प्रश्न में चर्चा कर रहे थे। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि गोबर गैस अर्थात कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो आप जानते हैं मीथेन है। कहां पे है, ऑप्शन बी पे मीथेन है बायोगैस के, मतलब कि अब इसका मुख्य घटक CH4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है आपसे 11 नंबर प्रश्न कि सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो सिलिकॉन। जो सौर सेल होता है उसमें जो उसका सोलर पैनल लगता है तो उसमें पतला पतला लाइन देखिए सिलिकॉन का होगा। तो ऑप्शन ए याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है, जल में छुपी रहती है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को अर्थात की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रोलिक प्लांट जो होते हैं, पावर प्लांट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो होते हैं जिनका मतलब नवीनीकरण हो, ठीक है, रिन्यूएबल हो, पुनः उसका उपयोग हो सके। जैसे हमारा सौर ऊर्जा है, ऑप्शन सी। और नॉन जो अनवीकरणीय होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, तो वो होंगे कोयला, पेट्रोलियम, जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा, कर निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो अनवीकरणीय स्रोत कौन होगा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोयला होगा सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, करे तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर कहां पे है सर, महाराष्ट्र में है। ये पहला हमारे देश का एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 15 का। रटते चलेंगे, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावित है। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर से प्रश्न हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है। तो कैगा कहां पे है, तो कैगा है आपका कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहां है सर, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में। ठीक है, कौन सा आपका जो एटॉमिक पावर स्टेशन है कहां पे लोकेटेड है। इससे हर साल आप अगर क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करोगे उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलता होगा, इसलिए सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। तो राणा प्रताप सागर परमाणु अगर विद्युत गृह पूछे तो याद रखिएगा सर, ये राजस्थान में है। तो 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न ये रहा, कर नरौरा परमाणु विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में। तो पिछले साल ये प्रश्न आया था। नरौरा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे है सर, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि बांध के जल में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। तो जल में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जल में कौन ऊर्जा पाया जाता है सर, स्थितिज ऊर्जा। उसी को तो जो मतलब कि जो हाइड्रो प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे प्रश्न कि नाभिकीय विखंडन क्रिया को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होगा उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैडमियम के छड़ का उपयोग करते हैं। कैडमियम के छड़ का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी फिलहाल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न। करे सूर्य और अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य जो हमको मतलब जो आप जानते हैं पर्यावरण में सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य या तारे जो आपका हम लोग एनर्जी देते हैं तो उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे 22 नंबर प्रश्न कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम भी बनता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ए रहा, कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते। तो सौर सेल तापक है मतलब सोलर एनर्जी, सूर्य के ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से वो संचालित होगा, तो किस दिन में नहीं करेंगे, बादल वाले दिन में। क्लाउडी डे है मतलब बादल है, जब आपका सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण जो संयंत्र है अर्थात कि ओटेक, इसको चलाने के लिए ताप की न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए। मतलब जो ग्राउंड पे टेम्परेचर और महासागर में, तो इस तापीय ऊर्जा ताप का न्यूनतम अंतर पूछ रहा है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए सर, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अब यहां से ज्यादातर प्रश्न आपको डाटा टाइप ही मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कह भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में अत्यधिक कार्यशील है। तो भूतापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, यूएसए में और न्यूजीलैंड में, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि सौर स्थिरांक का अनुमानिक मान कितना होता है। मतलब जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सोलर कांस्टेंट का वो कितना होता है, तो 1.4 किलोवाट। देखिए ये 14 है यहाँ पे, और 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर इनवर्स अगर इसको हटाएंगे तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कहीं पे पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करना है तो कितना भूमि चाहिए, तो कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी 27 का याद रखिएगा। 28 पे ए रहा प्रश्न, कह आपसे कि बायोगैस संयंत्र में गोबर के साथ मिश्रित पानी के घोल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सलरी। ये तो पढ़े होंगे आप बुक में, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखना है। सारा प्रश्न जो संभावित है वही प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न ए रहा, करे काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पे है सर, तो ये है आपके गुजरात में। कहां पे है, गुजरात के सूरत में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखना है आपको। 30 नंबर प्रश्न ये रहा, कर उत्तम ईंधन की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता है। तो उत्तम ईंधन उसे ही कहते हैं हम लोग। उत्तम ईंधन का मतलब गुड फ्यूल कौन है, जो उच्च ऊष्मीय मान हो, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए पे मिल गया। अच्छा, अत्यधिक धुआं छोड़े तो उत्तम ईंधन होगा, नहीं होगा। महंगा होगा तब भी नहीं होगा, कठिनता से प्राप्त हो तब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो इस तरह पूरा मैं आपको 30 प्रश्न कराया, हर एक चैप्टर से हम लोग 30 जो संभावित प्रश्न है इस साल के लिए वही हम लोग कर रहे हैं। आगे मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर की भी होगा इसी में। देख लीजिए यहाँ पे आंसर की वगैरह भी तैयार किया गया, ताकि जब पीडीएफ नोट्स वगैरह भेजा जाएगा कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी यूज करते हैं कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, तो उस पर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो वहां पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब आगे, तो आप जो भी कमेंट बॉक्स में बोलेंगे केमिस्ट्री शुरू कीजिए या बायो, तो उससे इसी तरह सभी चैप्टर वाइज पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे, फिर आप लोग का डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न मॉडल पेपर पढ़ते समय कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह इस चैनल पे आपका मैथ का भी और सभी विषय का भी क्लासेस जारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।